नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं मूल अधिकार। पॉलिटी हम पढ़ रहे हैं और पॉलिटी में हमारा जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल राइट्स। कल हम लोगों ने बात की थी पॉलिटी में और आप लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं पॉलिटी, फंडामेंटल राइट्स। यहाँ पर हम बात करेंगे कि सर पॉलिटी की जब भी बात आएगी तो आप कहेंगे सर मूल अधिकार। क्या होगा? मूल अधिकार। ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे सर, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। चलिए इसे हम पढ़ लेंगे जी, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है जी, फंडामेंटल राइट्स, मेंटल राइट्स। तो ये सारे पॉइंट हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स। देखिए हमने कल अनुच्छेद 13 तक पढ़ा था और मैं यहाँ पर बात करूँगा आप लोगों से कि हमने जब बातें की थी तो हमने पढ़ लिया था कि सर मूल अधिकारों का विकास सबसे पहले कहाँ हुआ है, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार दिए हुए हैं, ये हमने पढ़ा था डिटेल में, है ना। सारी चीजें पढ़ी थी ना, एक बार रिवाइज करा दूं। चलिए, हमने पढ़ा था कि सर अनुच्छेद 13 को सहज प्रहरी कहा जाता है, सजग प्रहरी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो मूल अधिकारों की गारंटी देता है। वो ये कहता है कि कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा जिससे मूल अधिकारों का उल्लंघन किया जाए, है ना। हमने अनुच्छेद 13 तक पढ़ लिया था। हम बात कर रहे हैं, हम बात करेंगे सारी चीजों के बारे में। ये सारे पॉइंट हम लोगों ने पढ़ लिए थे। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 14 से। हम अनुच्छेद 14 के बारे में बात करेंगे और अनुच्छेद 14 में हमें ये पढ़ना है कि जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार में जो अनुच्छेद 14 है, 14 से 18 तक है, समानता का अधिकार है। और हमें पता है समानता के अधिकार में आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समानता एवं समान संरक्षण। यहाँ लिखा है विधि के समक्ष समानता। अब आप मुझे बताइए, विधि के समक्ष समानता एवं समान संरक्षण, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। कि साहब इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यहाँ पर हम सारी चीज़ों को पढ़ते हुए चल रहे हैं। सारी चीज़ें आप लोग आ जाइए। चलिए हम यहाँ पर बात करेंगे सर, यहाँ पर हम चीज़ें बात करेंगे कि इक्वलिटी बिफोर लॉ ये हमने कहाँ से लिया है। इसकी अवधारणा हमने ली है ब्रिटेन से। कहाँ से ली है? ब्रिटेन से, ठीक है। और जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, एक समान संरक्षण, ये हमने लिया है अमेरिका से, यूएसए से। देखिए ये कहता है कि चाहे कोई गरीब है, अमीर है, कोई उच्च जाति का है, कोई निम्न जाति का है, कोई भी है, सब कानून की नज़रों में समान है। सब कौन है? कानून की नज़रों में सब समान है। यहाँ पर हमने बात करनी है कि अनुच्छेद 14 में लिखा है विधि के समक्ष समानता एवं समान संरक्षण, सब बराबर हैं, सब इक्वल हैं। लेकिन लेकिन अनुच्छेद 194, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 361, ये अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हैं। क्या करते हैं? अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हैं। अब उल्लंघन कैसे कह रहे हैं? ये कह रहा है कि सब लोग समान हैं, सब लोग इक्वल हैं। आप कहेंगे सर सब लोग इक्वल हैं। अनुच्छेद 361, 105 और 194, ये तीनों अनुच्छेद भैया इसका विरोध करते हैं। क्या करते हैं जी? विरोध करते हैं। कैसे? यहां पर लिखा है राष्ट्रपति राज्यपाल। राष्ट्रपति राज्यपाल की बात होगी तो यहां पर आप कहेंगे सर विशेष अधिकार। राष्ट्रपति राज्यपाल को क्या मिला हुआ है? विशेष अधिकार मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? विशेष अधिकार। यानी कि जब तक राष्ट्रपति राज्यपाल अपने पद पर हैं, इन्हें ना तो गिरफ्तार किया जाएगा, ना इनके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा। तो ये इसका उल्लंघन हुआ ना। अनुच्छेद 14 कह रहा है कि सब कानून की नजरों में बराबर हैं, लेकिन राज्यपाल, राष्ट्रपति अनुच्छेद 361 में इन्हें विशेष अधिकार दे दिए। इन्हें कहा गया कि जब तक ये पद पर है, ना तो गिरफ्तार किया जाएगा, ना मुकदमा चलाया जाएगा, ना एफआईआर होगी। और यहां कह रहे हैं सब बराबर हैं। क्यों ऐसा लिखा गया है? क्योंकि राष्ट्रपति देश का राष्ट्र अध्यक्ष है, राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख है। तो ऐसी स्थिति में इन्हें इनके पद से हटाया जाएगा, उसके बाद इनके ऊपर मुकदमा भी चलेगा, इन्हें सजाएं भी होंगी, इन्हें सजाएं भी होंगी। तो हमने पढ़ लिया कि अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता एवं समान संरक्षण की बात हुई थी। वहीं राष्ट्रपति राज्यपाल इन्हें विशेष अधिकार की बात की गई थी, विशेष अधिकार इन्हें दिए गए थे, ठीक है। अब बात आती है अनुच्छेद 105, सांसद, एमपी। सांसद आप सभी जानते होंगे, एमपी का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा के सदस्य। इन्हें क्या दिया हुआ है? इन्हें सत्र के 40 दिन पहले या 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। जैसे सेशन चलते हैं,
सत्र चलते हैं, जिसमें बजट सत्र है, जिसमें मॉनसून सत्र है, जिसमें बजट सत्र है, जिसमें मॉनसून सत्र है। ठीक है, हम बात करेंगे कि सर बजट सत्र, मॉनसून सत्र, शीतकालीन सत्र के 40 दिन पहले 40 दिन बाद तक किसी भी सांसद को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ठीक, अगर गिरफ्तारी हो रही है तो पहले लोकसभा में, अगर अध्यक्ष लोकसभा में कोई सांसद है उसे गिरफ्तार करना है तो लोकसभा अध्यक्ष से पूछना पड़ेगा, राज्यसभा से गिरफ्तार करना है तो राज्यसभा के सभापति से पूछना पड़ेगा। वहीं अनुच्छेद 194 एमएलए एमएलसीज, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधायक, विधानसभा से विधायक एमएलए होता है, विधान परिषद से विधायक एमएलसी होता है। इन्हें विशेष अधिकार मिले हुए हैं। इन्हें कहा गया है कि यदि राज्य में शीतकालीन बजट या मानसून सत्र चल रहे हो तो इन्हें 40 दिन के बाद या 40 दिन पहले तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अनुच्छेद 14 का उल्लंघन कर रहे हैं 3 आर्टिकल, एक तो अनुच्छेद 361, एक 105 और एक 194। इनकी फुल फॉर्म भैया मैं लिख देता हूं, वैसे तो मैं आपको बताता भी। चलिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी की फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट। ठीक है, एमएलए का क्या मतलब है? एमएलए। आप कहेंगे सर यहां पर लिखिए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, असेंबली। एमएलसी का क्या मतलब है? एमएलसी। आप कहेंगे सर यहां पर क्या मतलब होगा? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। आप कहेंगे सर लेजिस्लेटिव काउंसिल, काउंसिल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है जी, यहां पर हमने बात कर ली। अब ये हम बात करेंगे, चलिए अब आप ये मेरे ऊपर छोड़ दो कि मैं लिख कर क्यों पढ़ा रहा हूँ, पीडीएफ से क्यों पढ़ा रहा हूँ। अब आप ये सब मेरे ऊपर छोड़ दो, क्योंकि बड़ा चैप्टर है। कल आपने देखा कि केवल अनुच्छेद 13 तक मैं लिख कर पढ़ा पाया। ऐसे तो मैं 4-5 दिन तक ये क्लास कंटिन्यू करता रहूंगा, उससे कोई फायदा है नहीं, आपका टाइम ही वेस्ट होगा। इसलिए मैं यहाँ पर लिख कर पढ़ा रहा हूँ, ताकि मैं ज्यादा देर तक आपको समझा पाऊँ, ज्यादा चीजें मैं आपको दे पाऊँ, ज्यादा पॉइंट मैं आपको बता पाऊं। तो अनुच्छेद 14 हमने पढ़ा था कि विधि के समक्ष समानता एवं समान संरक्षण है, कानून की नजरों में सब बराबर हैं। लेकिन अनुच्छेद 361, 105, 194 अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि इसमें राष्ट्रपति राज्यपाल को विशेष अधिकार मिले हुए हैं। अनुच्छेद 105 में सांसदों को विशेष अधिकार मिले हुए हैं। अनुच्छेद 194 में एमएलए और एमएलसी को विशेष अधिकार मिले हुए हैं। ठीक है, यहां पर हमने पढ़ लिया, यहां पर हमने पढ़ लिया। समझ रहे हैं आप मेरी बातें? समझ रहे हैं आप मेरी बातें भैया? मुझे बताइए, है ना? यहां तक हम लोग अच्छे से सारी चीजों को पढ़ पाएंगे, मेहनत कर पाएंगे। ठीक है जी, बताइए, कोई समस्या वाली बात तो नहीं है? अब आगे बात करते हैं। देखिए, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन लेना है तो खुद को अपडेट करना पड़ेगा, खुद को अपडेट करना पड़ेगा, अपने मेंटोर की बात माननी पड़ेगी। ठीक है, भले ही आप टीचर माने ना माने, लेकिन मेंटोर मान लीजिए, बड़ा भाई मान लीजिए, उसमें आपको ही प्रॉफिट है, आपके लिए ही सारी चीजें होती हैं। ठीक है, मैं चाह रहा हूं कि कम समय में ज्यादा आउटपुट आपको मिले। आप चाह रहे हैं कि भाई समय ज्यादा मिल जाए, आउटपुट कम आए ना, समय कम हो आउटपुट ज्यादा है, उसका ज्यादा रिजल्ट रहता है, उसको ज्यादा अच्छी चीजें होती हैं। अनुच्छेद 14 कौन सा ऐसा मामला था? यूपीएसआई में प्रश्न पूछा गया था, कौन सा केस था जिसमें अनुच्छेद 14 को नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत कहा गया? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, आर्टिकल 14 को किस केस में कहा गया था? एक मामला था 1980 का, जिसे मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ या वर्सेस संघ सरकार के नाम से जानते हैं। इसमें यह कहा गया, इसमें यह बात सामने आई कि नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत क्या है। कौन से आर्टिकल को कहते हैं? नैसर्गिक का मतलब है कि सभी समान हैं, नैसर्गिक न्याय, ऑल आर इक्वल, सब बराबर है। अनुच्छेद 14 कहता है सब बराबर है। तो यहां पर हम बात करते हैं, यहां पर हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 14 में क्या लिखा हुआ है? नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अनुच्छेद 14 में क्या लिखा हुआ है? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है। मिनर्वा मिल्स वर्सेस भारत संघ या संघ सरकार 1980, क्या है जी? 1980। इसमें क्या कहा गया था? इस केस में अनुच्छेद 14 को क्या कहा गया कि अनुच्छेद 14 नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है, नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है। अच्छे से समझना कि अनुच्छेद 14 को किसमें कहा गया था कि अनुच्छेद 14 नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है। चलिए, यहां तक हमने पढ़ लिया। अब बात होगी
अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 के बारे में हम बात करेंगे। अनुच्छेद 15 कहता है कि किसी भी भारतीय को उसके जाति, लिंग, धर्म, वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। देखिए, किसी भी भारतीय को, किसी भी इंडियन को, क्योंकि ये भारतीयों को ही मिलता है, भारतीयों को ही मिलता है, ठीक है। हम यहाँ पर बात करेंगे, बिल्कुल जो भी केस होता है वो सुप्रीम कोर्ट का ही होता है भैया, सुप्रीम कोर्ट ही डिसीजन देता है, ठीक है। जब संघ सरकार का मामला है तो सुप्रीम कोर्ट ने ही ऐसा कहा होगा, सुप्रीम कोर्ट ने ही तो कहा होगा, ठीक है। अगर राज्य सरकार का होता तो यहाँ राज्य सरकार लिखा रहता। हम बात कर रहे हैं कि सर अनुच्छेद 15 कहता है कि किसी भी भारतीय को उसके जाति, लिंग, धर्म, वंश, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, कि ये सामान्य में है। चलिए बताइए, बहुत बढ़िया। यहाँ पर हमने बात कर ली है, यहाँ पर हमने बात कर ली है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जाति, धर्म, वंश, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, कि भाई इसका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है, इसका जन्म हिमाचल में हुआ है, इसका जन्म उत्तराखंड में हुआ है, इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं आप मेरी बातें? ये 1980 का मामला है। कब का? 1980 का मामला है। चलिए, बेरूवादी मामला 1960 का था। ये मिनर्वा मिल्स है, बेरूवादी मामला नहीं है, मिनर्वा मिल्स वर्सेस संघ सरकार है। चलिए, हमने यहाँ तक बात कर ली, ठीक है। यूजीसी रिजेक्ट कर दिया। देखिए, अगर मैं बात करूंगा यूजीसी के बारे में, अगर मैं बात करूं, प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल। ओहो, ये तो बड़ा गड़बड़ कर दिया, ये तो बड़ा गड़बड़ कर दिया जी उन्होंने। चलिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, है ना, प्रिंसिपल। चलिए, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, इसको आप लिखेंगे प्रिंसिपल, ठीक है जी। चलिए, हमने ये बातें पढ़ ली, हमने यहाँ पर सारी चीजें पढ़ ली। अब बात आती है कि सर अनुच्छेद 15 में क्या लिखा था, 14 हमने पढ़ लिया। यहाँ पर बात आती है कि सर अनुच्छेद 15 खंड 2 क्या कहता है, आर्टिकल 15 खंड 2 क्या कहता है। ये कहता है उपरोक्त आधार पर। उपरोक्त आधार का मतलब था कि जो यहां पर दिया गया था, किसी भी भारतीय को उसके जाति, लिंग, धर्म, वंश, जन्मस्थान के आधार पर, उसके जन्म स्थान के आधार पर क्या किया जाएगा, सार्वजनिक पार्क में, तालाब में, दुकानों में, होटलों में क्या दिया जाएगा, प्रवेश से नहीं रोका जाएगा, प्रवेश से नहीं रोका जाएगा, ठीक है। यहां तक आपने पढ़ना है, ठीक। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। ये सारी चीजों को हमने पढ़ना पड़ेगा कि सर ये कहता है कि किसी भी भारतीय को उसके जाति, लिंग, धर्म, वंश, जन्मस्थान के आधार पर तालाब, होटल, दुकान, सार्वजनिक पार्क में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। मैं निचली जाति से आता हूं, मैं उच्च जाति से आता हूं, तो इस आधार पर मुझे मुझे सार्वजनिक होटल्स में, पब्लिक पार्क में जाने से नहीं रोका जाएगा, ठीक है। पानी भरने से नहीं रोका जाएगा, खत्म कहानी। चलिए, यहां पर बात आती है अनुच्छेद 15 खंड 2। 15 खंड 2 क्या कहता है, ये कहता है राज्य को अधिकार दिया गया है कि वह महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान, स्पेशल प्रोविजन करे। क्या करे? स्पेशल प्रोविजन। कौन सा आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल है? यहां पर ये बात की गई है, यहां पर ये बात की गई है, प्रधानमंत्री भी गिरफ्तार हो सकते हैं, सभी इसमें आते हैं, लेकिन जब तक वो पद पर हैं इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता, इन्हें हटाया जाता है, ठीक है। सर आपकी जाति क्या है? टीचर की कभी कोई जाति नहीं हुआ करती, मेरी वही जाति है जो आपकी है। अगर आप जर्नल हैं तो मैं जर्नल हूँ, यदि आप ओबीसी हैं तो मैं ओबीसी हूँ, यदि आप एसटी हैं तो मैं भी एसटी हूँ, यदि आप एससी हैं तो मैं भी एससी हूँ। में टीचर की कोई जाति नहीं होती, समझ गए आप। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 15 खंड 3। 15 खंड 3 में क्या लिखा है, राज्य को अधिकार दिया गया है कि वह महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करेगा, कि भैया इसका दुरुपयोग भी बहुत हुआ है। देखिए, महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 ये इसलिए आया था कि जो महिलाओं का
घरों में मारपीट की जाती है, दहेज के लिए उन्हें पीटा जाता है, उनके साथ यौन हिंसा होती है, उनके साथ शारीरिक हिंसा होती है, उनके साथ मारपीट की जाती है, तो हम यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ हम सारी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। ये आप मुझे बताइए कि सर कौन सा ऐसा आर्टिकल था जिसमें घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 बना महिलाओं के लिए, कि घरों में जिन महिलाओं का शोषण किया जा रहा है उनको रोकने के लिए, शोषण रोकने के लिए, उनके यौन शोषण को रोकने के लिए एक भैया अधिनियम बना, और वो अधिनियम क्या था? महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005। ठीक है, अब इसमें ये कहा गया, इसमें ये बातें आई, इसमें क्या बातें आ गई कि यदि किसी महिला के साथ मारपीट की जा रही है तो उसके मूल अधिकार अनुच्छेद 15 खंड 3 का उल्लंघन है, जिसके तहत वो महिला सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकती है, सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकती है। समझ गए आप मेरी बातें? समझ रहे ना? यहाँ पर हम बात करेंगे सर 15 खंड 6। अब आप कहेंगे सर 4 छोड़ दिया, 5 छोड़ दिया, मुझे पता है आप लोग पूछेंगे जरूर, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है मैं वही कराऊंगा, जो महत्वपूर्ण है मैं वही कराऊंगा। देखिए 15 खंड 6 से 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा जोड़ा गया, और इसमें ये बात कही गई कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ईडब्ल्यूएस के लोग हैं, ईडब्ल्यूएस के लोगों को, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को 10% आरक्षण शैक्षणिक संस्थानों में दिया जाएगा। क्या किया दिया जाएगा। ये बहुत अच्छी क्वेश्चंस यहाँ पर बनेंगे कि कौन सा ऐसा संविधान संशोधन था जिसके माध्यम से ईडब्ल्यूएस को शैक्षणिक संस्थानों में, कॉलेजों में, स्कूलों में आरक्षण दिया गया। 10% सीटें रिजर्व कर दी गई, 10% जो आरक्षण था वो दिया गया ईडब्ल्यूएस के लिए। तो ये 15 खंड 6 में कहा गया। 15 खंड 6 और 16 खंड 6 इन्हें 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत वाली बात है? यहाँ हम बात कर रहे हैं कि सर 15 खंड 6, 16 खंड 6 103वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, जिसमें आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए, ईडब्ल्यूएस के लोगों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। ठीक है, और किस में दिया जाएगा ये आरक्षण? आप कहेंगे सर शैक्षिक संस्थानों में। किस में दिया जाएगा? शैक्षणिक संस्थानों में। ईडब्ल्यूएस का मतलब है जो जो इकोनॉमिकली, जैसे जर्नल कास्ट के हो गए, जो जर्नल कास्ट में हो गए, जो सच में आर्थिक रूप से कमजोर हैं। भाई जर्नल कास्ट में है लेकिन वो बेचारे बहुत गरीब हैं, उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए ना, आरक्षण मिलना चाहिए। तो उनके लिए संसद में एक संविधान संशोधन किया गया। कौन सा? वो संविधान संशोधन था 103वां संविधान संशोधन 2019। इसमें कहा गया कि भैया 15 खंड 6 इसमें ये आर्टिकल जोड़ दिया गया। इसमें कहा गया कि आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए, ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इनके लिए 10% आरक्षण सरकारी नौकरियों में, सरकारी संस्थानों में, ठीक है, शैक्षणिक संस्थानों में, प्राइवेट संस्थानों में दिया जाएगा। ये आप लोग भैया यहाँ पर लिखिए। अब बात आती है सरकारी नौकरियों में भी तो आरक्षण दिया जाएगा, उसको भी तो पढ़ेंगे। अब बात आती है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? इसमें लिखा है लोक नियोजन की समानता, इक्वल अपॉर्चुनिटी, लोक नियोजन की समानता। सरकारी नौकरियों में सब बराबर हैं, सरकारी नौकरियों में सब बराबर हैं। परवीन कुमार प्लीज आप परेशान मत होइए, है ना, आप परेशान मत होइए। आपको टेंशन नहीं लेनी है, जितना आएगा मैं उससे ज्यादा करा रहा हूँ। कभी कभी तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर इतना डिटेल मत पढ़ाओ, इतना डिटेल नहीं आता यूपी पुलिस में। मैं जानता हूँ इतना डिटेल नहीं आता, लेकिन मैं फिर भी करा रहा हूँ, क्योंकि आप केवल यूपी पुलिस तक तो सीमित नहीं होंगे। क्या आप यूपी पुलिस तक सीमित हैं? क्या आप यूपीएसआई की भी तो तैयारी कर रहे होंगे? क्या आप एसएससी की भी तो तैयारी कर रहे होंगे? तो क्या अपने आप को आप यूपी पुलिस तक सीमित रखना चाहते हैं? इसलिए मैं इतना डिटेल करा रहा हूँ, है ना। मैं चाहूँ तो इनको बहुत शॉर्ट में निपटा सकता हूँ यूपी पुलिस के अकॉर्डिंग, उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं आते, डायरेक्ट आर्टिकल आ जाते हैं। अब तो आर्टिकल भी घुमा फिरा कर पूछ लेता है थोड़ा सा, लेकिन आपको लगता है कि केवल आप यहीं तक रुक जाएंगे? अभी आप बहुत सारी चीज़ों को कर रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे होंगे, तो मैं उनकी बातें भी कर रहा हूँ,
है ना। तो मैं पूरा डिटेल इसलिए करा रहा हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से चीजें मिल जाएं। इसमें भी कुछ बच्चे कह सकते हैं सर बहुत ऊपर ऊपर करा रहे हो, डिटेल कराओ। इससे ज्यादा डिटेल नहीं कराऊंगा, फिर इससे ज्यादा डिटेल आपको यूपीएससी वाले बैच में मिलेगी, ठीक है। इससे ज्यादा डिटेल नहीं मिलेगी, इससे आप यूपीएसआई क्या, सीपीओ क्या, सीएचएसएल क्या, एसएससी सीजीएल क्या, सारे कर सकते हो, सारे कर सकते हो, ठीक है। अनुच्छेद अनुच्छेद 16 खंड 4 अनुच्छेद 16 का उल्लंघन करता है। 16 खंड 4 ये कहता है कि राज्य को यह अधिकार है कि वह जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दे सकता है। सरकारी नौकरियों में राज्य को अधिकार दिया गया है कि वह जिनकी जनसंख्या सरकारी नौकरियों में कम है उन्हें आरक्षण दे सकता है, जैसे एससी एसटी ओबीसी, इन्हें आरक्षण की व्यवस्था है और ये व्यवस्था अनुच्छेद 4 में की गई है। जबकि 16 कहता है कि सरकारी नौकरियों में सब बराबर है। 16 क्या कहता है, अनुच्छेद 16 कहता है कि सब सरकारी नौकरियों में बराबर है, लेकिन वही अनुच्छेद 16 खंड 4 कहता है कि सब बराबर नहीं है जी। राज्य को अधिकार है कि राज्य जिसको चाहे अपने अपने राज्य में जिनकी जनसंख्या कम है सरकारी नौकरियों में उन्हें आरक्षण दे देता है, उन्हें क्या करता है, आरक्षण दे देता है, ठीक है। समझ रहे हैं आप मेरी बातें, समझ रहे हैं आप मेरी बातें। तो यहां पर हमने बातें कर ली कि सर ये बताइए कि 16 खंड 4 में क्या लिखा था, राज्य को अधिकार है कि वह जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दे सकता है, इन प्रोपोर्शनल रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन या रेशियो ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। स्टेट हैज बीन गिवन या स्टेट कैन सेपरेट आरक्षण कह सकते हैं क्या, इसको बिल्कुल कह सकते हैं कि स्टेट हैज बीन गिवन द रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड ओबीसी इन आर्टिकल 16 क्लूज 4। अनुच्छेद 16 खंड 4 में राज्य को अधिकार है कि जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दे सकता है। अब यहां पर इंपोर्टेंट आता है 16 खंड 6, अनुच्छेद 16 खंड 6। मैंने अभी बताया था कि भैया 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा जोड़ा गया और इसमें यह बात की गई कि जो ईडब्ल्यूएस के लोग हैं, ईडब्ल्यूएस को हिंदी में बोलते हैं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 10% आरक्षण सरकारी नौकरियों में दिया जाएगा। जबकि 15 खंड 6 कहता है कि जो शैक्षणिक संस्थान है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उनमें 10% आरक्षण मिलेगा, सीट रिजर्व रहेंगी ईडब्ल्यूएस के लिए। यहां पर 10% सीटें रिजर्व रहेंगी किसके लिए, सरकारी नौकरियों में, ईडब्ल्यूएस के लिए। किसके लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए। समझ गए। मैंने कहा कि अनुच्छेद 16 कहता है कि सब समान है। आर्टिकल 16 में क्या लिखा है, ऑल पर्सन्स आर इक्वल, कि सब लोग भारत में, जो सभी भारतीय हैं वो समान हैं, सभी सरकारी नौकरियों में बराबरी का अधिकार रखते हैं। लेकिन 16 खंड 4 कहता रुको, सब बराबर नहीं है, सब बराबर नहीं है। सरकारी नौकरियों में जिनका प्रतिनिधित्व कम है, जैसे कि एससी का, एसटी का, ओबीसी का, ठीक है, इन्हें आरक्षण दिया जाएगा। ये अनुच्छेद 16 खंड 4 में लिखा है, ठीक है। 16 खंड 6 क्या कहता है, यह कहता है कि भाई जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, जो सवर्ण हैं, जो जर्नल हैं, उनमें भी तो गरीब लोग होंगे, उनमें भी तो गरीब लोग होंगे। तो यहां पर बात आती है कि भैया कि ईडब्ल्यूएस के लोगों को आर्थिक रूप से जो गरीब होंगे उन्हें भैया 10% का सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक फैसला दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में एक फैसला दिया था कि जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म भरेगा वो ये नहीं कहेगा कि जी मैं तो जनरल कैटेगरी की जो मेरिट है उसमें आ रहा हूं, तो मुझे जनरल कैटेगरी में काउंट कर लिया जाए, मेरा ईडब्ल्यूएस हटा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस कैटेगरी में आप फॉर्म भरेंगे आपको उसी कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई है अभी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया कि आप जिस कैटेगरी में फॉर्म भर रहे हैं, मान लीजिए मैं ईडब्ल्यूएस का फॉर्म भर रहा हूं और जनरल कैटेगरी की जो मेरिट है वो ईडब्ल्यूएस से नीचे आई है, ईडब्ल्यूएस की ऊपर हो गई, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं जनरल जाति में आता हूं जी मुझे जनरल जाति में काउंट करें, ईडब्ल्यूएस में ना काउंट करें। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि आप जिस कैटेगरी में फॉर्म भर रहे हैं आपको उसी कैटेगरी में क्या किया जाएगा, काउंट किया जाएगा। प्रतिमा, हाँ जी बिल्कुल आया, आज परिणाम बैच चल रहा है हमारा, प्रतिज्ञा बैच, यूपीपीसीएस का, यूपीएससी का बैच चल रहा है, ठीक है, प्रतिज्ञा बैच। चलिए
यहां पर हम बात कर रहे थे कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण ईडब्ल्यूएस को दिया गया 16 खंड 6 में। कब जोड़ा गया? 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में। ठीक है, चलिए महिमा सिंह जी कोई बात नहीं, मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है जी, समझ रहे हैं आप लोग? चलिए बहुत शानदार, आगे बात करेंगे, आगे बात करेंगे अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, द एंड ऑफ अनटचेबिलिटी, द एंड ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अपराध अधिनियम 1955। इसमें कहा गया यदि किसी के साथ छुआछूत करते हुए कोई पाया जाता है तो उसको उसको दंडनीय दंडनीय अपराध के रूप में देखा जाएगा, और इसके लिए अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 बनाया गया, जिसमें छुआछूत करने वाले व्यक्ति को 6 महीने की जेल या 500 रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकता है। ये बात आई थी 1955 में जब अस्पृश्यता का अपराध अधिनियम आया था, लेकिन 1976 में इस अधिनियम का नाम बदल दिया। इसे नाम क्या कर दिया? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1955, 1955। लेकिन बदला कब था? 1976 में। कब बदला था? 1976 में। चलिए हम यहां पर बात करेंगे कि अस्पृश्यता का अपराध अधिनियम 1955, 1976 की अगर बात करें तो इसमें संशोधन कर दिया और इसे सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया कि सर इसका नामकरण 1976 में बदल दिया और इसका नाम सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया। ठीक है, अनुच्छेद 18 में लिखा है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 कहता है कि कोई भी भारतीय व्यक्ति किसी भी उपाधि को धारण नहीं करेगा। ठीक है, राजा महाराजा केसर हिंद है ना, पंजाब केसरी भारत, पंजाब केसरी देश बंधु, इस प्रकार की जो उपाधियां थी अब ये उपाधियां धारण नहीं की जाएंगी, क्योंकि ये अंग्रेजों की देन थी। अब ये हमारे भारत में नहीं चलेगी, सब बराबर हैं, सब इक्वल हैं। अब आप कहोगे सर भारत रत्न, पद्म श्री, पद्म विभूषण, डॉक्टर, ये सब क्यों लगाते हैं अपने नाम के आगे? क्योंकि ये सम्मान है, डॉक्टर डिग्री है, ठीक है, उपाधियां नहीं है। अगर उपाधियां होंगी तो उनको नहीं लगाया जाएगा, रोक रोक लगा दी जाएगी। ठीक है जी, हमने यहाँ पर बात करी कि सर एससी, हमने यहाँ पर बात कर ली कि भैया एससी इसमें क्या लिखा है कि अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 खंड 2 ये कहता है कि कोई भी विदेशी व्यक्ति जो भारत में रह रहा है, कोई भारतीय व्यक्ति विदेश से उपाधि धारण नहीं करेगा। यदि करेगा तो वो राष्ट्रपति से पहले विचार विमर्श करेगा, परमिशन लेगा, उसके बाद कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। किसी को कोई समस्या वाली बात हो तो प्लीज मुझे बताएं, है ना। यहाँ पर हमने बात कर ली, कोई दिक्कत? चलिए बहुत बढ़िया जी, शानदार, लाजवाब। तो यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं जी अनुच्छेद 18 की उपाधियों का अंत कौन से आर्टिकल में है? आपने कहा अनुच्छेद 18 में। अस्पृश्यता का अंत, द एंड ऑफ अनटचेबिलिटी, किसमें? अनुच्छेद 17 में। सरकारी नौकरियों में ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया जाएगा, किसमें लिखा हुआ है? 16 खंड 6 में। 16 खंड 6 कब जोड़ा गया? 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में। राज्य को अधिकार है कि वह भैया जिनका प्रतिनिधित्व सरकारी नौकरियों में कम है, जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दे सकता है, किसमें लिखा है? 16 खंड 4 में। सर 16 में क्या लिखा हुआ है? लोक नियोजन की समानता, सभी लोग सरकारी नौकरियों में बराबर होंगे, ऐसी बातें यहां पर आ गई। ठीक है, चलिए चलिए यहां पर आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए मठाधीश भी उपाधि है सर, मठाधीश उपाधि नहीं है, वो पद है, वो पद है, वो उपाधि नहीं है। ठीक है, चलिए अब बात आती है जी स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है, ये दूसरा अधिकार है, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम इसमें पहला आता है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मुझे ये अधिकार है कि मैं अपनी बातों को बोल सकता हूं, मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता हूं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकता हूं, लेकिन संवैधानिक दायरे में। अब जैसे आप कहो कि अरे वाह कैटरीना कैफ कितनी सुंदर है, आप कहो अरे सर कैटरीना कैफ कितनी सुंदर है, आपका संवैधानिक दायरा है, आप उसकी सुंदरता की बड़ाई कर रहे हो, सुंदरता के बारे में बता रहे हो, आप अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हो। लेकिन अगर कैटरीना कैफ को ये बातें बुरी लग गई, कैटरीना कैफ को ये बातें बुरी लग गई कि अच्छा सुंदर बोल रहा है,
सुंदर बोल रहा है तो वो आपके खिलाफ एक्शन ले सकती है संवैधानिक दायरे में। तो आप ऐसी भावनाओं को व्यक्त करेंगे जिससे 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 आपकी आपकी मर्यादा बनी रहे, दूसरे की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात। हम यहां पर बात करेंगे कि सर आप अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं लेकिन संवैधानिक दायरे में। ठीक है, हाँ जी भैया, ये 19 है, ये 16 है, ये 16 है, ना कि 19। ठीक है, अनुच्छेद 19(1)(a) क्या कहता है, यहां पर 19 से 22 तक दिया हुआ है। अनुच्छेद 19(1)(a) में 19(1)(a), 19(1)(b), 19(1)(c), 19(1)(d), 19(1)(e), 19(1)(g), एफ नहीं आएगा क्योंकि एफ हटा दिया गया था, वो हमने पढ़ लिया था। ठीक है, हाँ जी, अनुच्छेद 19(1)(a) में क्या लिखा है, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसमें क्या दिया है, आप कहेंगे सर प्रेस की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ प्रेस, अखबार की स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(a) में आती है। राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता 2002 में एक अधिनियम आया था, नवीन जिंदल वाला केस है, आप जानेंगे। उसमें कहा गया था कि फ्रीडम टू फ्लाई द नेशनल फ्लैग। पहले 2002 से पहले भारतीय संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था थी नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था थी नहीं। आपने 16 बोल दिया, ओके माफी चाहेंगे जी, ये तो आप समझ सकते हैं, ये तो बहुत कॉमन चीज है, कॉमन चीज है। यहां पर हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 16 खंड 1, 19 खंड 1, माफी चाहूंगा 19(1)(a), आर्टिकल 19 खंड 1 और सबखंड यानी कि उपखंड ए। ठीक है, आप कहेंगे सर 19 खंड 1 उपखंड ए, इसमें लिखा है कि बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता, राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता, जानने का अधिकार, राइट टू नो। अब इसमें राइट टू इंफॉर्मेशन भी ऐड कर दिया गया है। इसमें पहले ये आरटीआई एक्ट नहीं था इसमें शामिल, राइट टू नो यानी कि जानने का अधिकार तो पहले से था, इसमें सूचना का अधिकार भी शामिल कर दिया है। किसका, सूचना का अधिकार, पहले शामिल नहीं था अब शामिल कर दिया। सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन भी इसमें एड ऑन कर दिया अनुच्छेद 19(1)(a) में। अनुच्छेद 19(1)(a) में यहां पर क्या कर दिया है जी, 19(1)(a) में इसको क्या कर दिया है, आप मुझे बताएंगे क्या कर दिया है जी, जानने के अधिकार में ही शामिल कर दिया है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंतर्गत ही आएगा। चलिए, तो किसी को कोई आपत्ति, ये ई है भैया, ये ई होगा, क्लियर है। चलिए, हमने बात करनी है कि सर इसमें शांत रहने का अधिकार, फ्रीडम टू बी क्वाइट, और इसमें एक और है, एक और है इंटरनेट का प्रयोग। किसका, इंटरनेट का प्रयोग, का प्रयोग अनुच्छेद 19 में ही आएगा, इंटरनेट का प्रयोग। ठीक है, आप जो सोशल मीडिया चलाते हैं, आप जो इंस्टाग्राम चलाते हैं, जो फेसबुक चलाते हैं, जो आप अपना इंटरनेट यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो ऐसी स्थिति में ये आपका मूल अधिकार है। लेकिन आप उस पर वल्गरिटी या क्या बोलते हैं, ऐसी असंवैधानिक चीज़ें ना करें जो संवैधानिक रूप से आपको इजाज़त ना देती हो। जैसे आज की डेट में इंस्टाग्राम एक ऐसी चीज़ बन चुकी है जिसपे हर कोई ऐसा कंटेंट डाल रहा है जो वायरल होना चाहता है, और वो ये भूल गया है कि वो वायरल होने के लिए नहीं, वो नुमाइश कर रहा है अपने आप की, है ना। उसमें अभद्रताएं बहुत सारी चीज़ों की आ रही है ना, वल्गर डांस हुए, वल्गर चीज़ें हुई, वो उसमें बहुत सारी आ रही हैं, तो उस पर भी गाइडलाइन बन रही है। ठीक, हमने पढ़ा कि सर अनुच्छेद 19(1)(a) में लिखा है प्रेस की स्वतंत्रता, राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता, जानने का अधिकार, सूचना का अधिकार। ठीक है, ये सारी चीजें हमने इसमें पढ़ ली। शांत रहने का अधिकार और इंटरनेट का प्रयोग, किसका, इंटरनेट का प्रयोग, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ ली। ठीक है, चलिए अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे। 19(1)(a), अभी तो 19(1)(c), इसमें भी 6 प्रकार के अधिकार हम पढ़ेंगे। 19(1)(b) क्या कहता है, 19(1)(b) में लिखा हुआ है जी, शांतिपूर्वक एवं निशस्त्र सम्मेलन की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक एवं निशस्त्र सम्मेलन की स्वतंत्रता है। फ्रीडम टू असेंबल पीसफुल्ली विदाउट आर्म्स, समझ गए। हम यहां पर बात करेंगे फ्रीडम टू असेंबल पीसफुल्ली विदाउट आर्म्स।
चलिए, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। सारी चीजों को हम बात कर रहे हैं कि शांतिपूर्वक एवं निशस्त्र सम्मेलन की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुल्ली विदाउट आर्म्स। चलिए, ये सारी चीजें हमारी हो गई, यहाँ पर हमारी ये बातें हो गई। फ्रीडम टू असेंबल पीसफुल्ली विदाउट आर्म्स का मतलब है कि आपको धरना देने की आजादी है, आपको विरोध करने की आजादी है, लेकिन संवैधानिक दायरे में। ऐसा नहीं हो कि आप हथियार लेकर पहुंच गए विरोध करने, है ना, आप जो है ऐसे किसी स्थान पर धरना देने बैठ गए जिससे आने वाली जनता को, जहां पर आवागमन चल रहा है, वहां पर उन्हें दिक्कत हो कि भाई कोई इमरजेंसी कंडीशन में हॉस्पिटल जा रहा है, रोड आपने ब्लॉक कर दिया, वो नहीं जा पाएगा। कोई अपने ऑफिस जा रहा है, आपने रोड ब्लॉक कर दिया, वो नहीं जा पाएगा। ऐसी जगहों पर धरना देने की आजादी नहीं है। आप ऐसी जगहों पर धरना दे सकते हैं जहां से किसी जन साधन को नुकसान ना पहुंचे, आम जनता को नुकसान ना पहुंचे। आपको धरना देने की आजादी आपका मूल अधिकार है। आप विरोध कर सकते हैं, आपका मूल अधिकार है। आप सम्मेलन कर सकते हैं बिना हथियारों के, आपका मूल अधिकार है। लेकिन उपद्रवी, हथियार, ऐसी जगह पर धरना देना जिससे आम जनता को नुकसान हो, वो आपका संवैधानिक अधिकार नहीं है। ठीक है जी। चलिए, हम बात करेंगे सर, अब बात आती है अनुच्छेद 19 सभा, संघ एवं सहकारी समितियां बनाने का अधिकार। बहुत अच्छा है, जो ये सहकारी समितियां बनाने का अधिकार है ना, 19 इसे कब जोड़ा गया था? 57वां संविधान संशोधन 2011 किया गया और इसके माध्यम से 19 जोड़ा, जिसमें लिखा है फ्रीडम टू मेक एसोसिएशंस, यूनियंस एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज आप जानते हैं, यूनियन, एसोसिएशन, संघ, सभा। सभा कर सकते हो, आप अपनी पार्टी बना सकते हो, आप अपनी पार्टी बना सकते हो, राजनीतिक पार्टी बना सकते हो, सहकारी समितियां बना सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग यहां पर करेंगे। ठीक है, कि भैया फ्रीडम टू मेक एसोसिएशन, यूनियंस एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कि ये जो है 19 कब जोड़ा गया था? 57वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा सहकारी समितियां अनुच्छेद 19 में जोड़कर मूल अधिकार बना दी। वहीं 19 क्या कहता है? 19 कहता है कि भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कि आप भारत में कहीं भी घूम सकते हैं, भारत में कहीं भी घूम सकते हैं। नहीं, कल क्लास नहीं होगी, कल सैटरडे है, कल क्लास नहीं होगी। हाँ जी। चलिए, कांस्टेबल का, दिव्यांश आप परेशान मत होइए, आपको सारी चीजें मिलेंगी, इसमें सारी चीजें मिलेंगी। टॉपिक वाइज रिवीजन, बिल्कुल मैंने कहा था, अभी मैंने रिवीजन भी तो लिया है आपका, कराया ना। तो वैसे ही जब चैप्टर पूरा होगा तभी तो मैं कराऊंगा, जब चैप्टर पूरा होगा तभी तो मैं कराऊंगा। सहकारी समितियों में आप ऐसे समझ लो, जैसे जैसे जो छोटे छोटे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, लाइक विग बाजार, बी मार्ट, है ना, अपना अपना बाजार, सस्ता बाजार, जिला सहकारी समितियां, इस प्रकार से जो बनती हैं, ये सब क्या है? ये सब क्या है? तो ये सब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में आ जाती हैं। ठीक है, हम बात करेंगे कि सर अनुच्छेद 19 इसमें लिखा है निवास या भारत की बसने की स्वतंत्रता, आप भारत में कहीं भी बस सकते हैं। एक भैया ने कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा, सर आपने 19 में बताया भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, बिल्कुल मैंने बताया। अब आपका दूसरा क्वेश्चन इसमें यह था, क्या हम ऐसी जगहों पर जा सकते हैं जहां पर आर्मी ने प्रतिबंध लगा दिया हो, क्योंकि वहां पर लिखा ये आम रास्ता नहीं है। देखिए, जहां आर्मी ने प्रतिबंध लगाया है तो वो इसलिए लगाया क्योंकि वहां पर आर्मी की गोपनीय चीजें हैं, आप वहां नहीं जा सकते, आप वहां नहीं जा सकते, ये उनका उनका भैया रूल है। क्योंकि अनुच्छेद 33 में सैन्य बलों को, अर्धसैनिक बलों को विशेष अधिकार मिलते हैं। तो आप कहेंगे आप ऐसी जगहों पर नहीं जाएंगे जहां पर भारतीय गोपनीयता को विखंडित किया जाए, गोपनीयता को तोड़ दिया जाए, है ना, जहां पर आर्मी के सीक्रेट्स हैं, वहां पर आप नहीं जा सकते। निवास या बसने की स्वतंत्रता, आप भारत में कहीं भी बस सकते हैं, आप भारत में कहीं भी निवास कर सकते हैं, कहीं भी सेटल हो सकते हैं। ये अधिकार आपको 19 में मिला हुआ है। किसमें? 19 में मिला हुआ है। ठीक है जी। हम कहेंगे सर फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल। ठीक है, आपको कैसे पता ये यूपी पुलिस का नहीं है? केवल आप यूपी पुलिस का पढ़ाइए। कैसे पता है आपको? क्या ये प्रश्न नहीं आते हैं? आप यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर लगा कर देखिए। आप ये मत बोलिए कि ये पढ़ाइए वो पढ़ाइए, आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आप वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए कि मुझे क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, आप वो मेरे ऊपर छोड़िए, आपको सिर्फ पढ़ना है, आपको सारी चीजें करनी है, जो मैं करा रहा हूं उसको करिए बस, और कुछ नहीं। अगर आपको सिलेक्शन लेना है और आप ट्रस्ट कर रहे हैं तो आपको जो चीजें टीचर करा रहा है उसको कर लीजिए, है ना, उसको कर लीजिए।
हमने पढ़ा कि सर निवास या वसने की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल, ये कौन से आर्टिकल में है? अनुच्छेद 19 ई में, अनुच्छेद 19 ई में दिया हुआ है। ठीक है जी, किस में दिया है? अनुच्छेद 19 ई में। तो यहां पर हम ये बातें कर रहे हैं, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, मेहनत कर लीजिए। निवास या वसने की स्वतंत्रता, चलिए यहां पर आपने बात कर ली। 19 बी में शांतिपूर्वक एवं निशस्त्र सम्मेलन की स्वतंत्रता है, सभा संघ सहकारी समितियां बनाने का अधिकार है, 22 में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता है, निवास या वसने की स्वतंत्रता 19 ई में है। चलिए 19 जी क्या कहता है? 19 जी कहता है किसी भी व्यवसाय एवं व्यापार की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एनी, फ्रीडम ऑफ एनी प्रोफेशन, फ्रीडम ऑफ एनी प्रोफेशन। आप यहां पर बताइए फ्रीडम ऑफ एनी प्रोफेशन क्या हो जाएगा जी? फ्रीडम ऑफ एनी प्रोफेशन। अब ये आप भैया यहां पर लिखिए कि फ्रीडम ऑफ एनी प्रोफेशन, कि आपको अपना व्यापार करने का अधिकार है, लेकिन आप व्यापार तभी कर पाएंगे जो संवैधानिक दायरे में। ऐसा नहीं आप बंदूकें बेचने लग जाओ, आप नशीले पदार्थ बेचने लग जाओ, अफीम चरस गांजा बेचने लग जाओ, ना, इनके लाइसेंस होते हैं, लाइसेंस लेंगे उसके बाद ये सारी चीजें होंगी। तो यहां पर हमने पढ़ना है, यहां पर हम पढ़ेंगे किसी भी व्यवसाय या व्यापार की स्वतंत्रता। कौन है ये रिकॉर्डेड वाला? इलाज कर देना फिर इनका भैया। मैं यहां पर बार बार बता रहा हूं आपको, पढ़ लो, कमेंट बाजी में कुछ नहीं लगा, एक वो रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड में लगा हुआ है ना? ठीक है। अच्छा, नाम लेने के लिए आपकी कितनी ट्रिक आती हैं? मुझे ब्लॉक कर दिया गया है, ये क्लास रिकॉर्डेड है ना? ये सारी कितने आप ट्रिक अपना रहे हैं नाम बुलवाने के लिए कि मेरा नाम ले लिया जाए। अरे पढ़ लो, ये समय पढ़ने का है, बर्बाद करने का नहीं। अगर ये समय बर्बाद हुआ ना, तो ये मान कर चलना कि ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। ये समय फिर नहीं आता, फिर आप कहोगे सर धरने दो, हमें आयु में छूट दिलवाओ, हमारी उम्र निकल गई। अरे जब पढ़ने का समय तब तो पढ़ नहीं रहे, फिर आप कहोगे सर अब हमारी उम्र नहीं बच रही, हमारी उम्र नहीं बच रही, हमें आरक्षण दिलवाओ, है ना? तो फिर वो दिक्कत हो जाती है। तो तभी तो कह रहा हूँ कि अभी पढ़ लो, मेहनत कर लो, मेहनत करोगे तो सारी चीज़ें हो जाएंगी, सारी चीज़ें हो जाएंगी। हैं, बहुत शैतान है आप लोग, बहुत शैतान। 19 जी, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर 19 एफ कहाँ गया? किस किस के मन में आया ये? किस किस के मन में आया कि 19 एफ कहाँ चला गया? सर ने स्किप कर दिया, सर को आता नहीं है ना? यही तो, किस किस के मन में ये डाउट आया कि 19 एफ कहाँ चला गया? ठीक है, क्वेश्चन जब चैप्टर खत्म होगा तब कराएंगे। चलिए बताइए, हाँ जी, किस किस के मन में आया ये क्वेश्चन? एक बार भैया हाथ उठाएं, किस किस के मन में आया ये क्वेश्चन कि 19 एफ आना चाहिए था, 19 जी क्यों आया? 19 जी क्यों आया, एक बार बता दो। हटा दिया है, समाप्त कर दिया, बिल्कुल। अच्छा, हाथ भी उठा रहे हैं, इसका मतलब फिर रिवीजन तो किया ही नहीं, रिवीजन तो किया ही नहीं। देखो हाथ भी उठा दिया मैंने, जब मैंने कल आप लोगों को बताया था कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19 एफ को हटा दिया गया है, तब आपने ध्यान नहीं दिया था ना, तब आपने रिवीजन भी नहीं किया था। क्यों? तब तो रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड है, लाइव नहीं है, लाइव नहीं है, मेरा कमेंट नहीं पढ़ रहे, मेरा कमेंट नहीं पढ़ रहे, तब तो ये सब करने में लगे थे। क्यों? है ना? बहुत तेज घूसा पड़ेगा रे बाबू, बहुत तेज बाबू मोशाय, पढ़ लो, ये समय पढ़ने का ही है। चलिए, हमने कहा कि सर 19 कहता है किसी भी व्यापार की आजादी। अब ऐसा व्यापार करेंगे जिससे किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, किसी की धार्मिक ठेस ना पहुंचे। उत्तराखंड में हरिद्वार है और हरिद्वार में हर की पैड़ी है। वहां पर 2017 में एक केस आया कि एक अंडे वाले ने केस किया, क्योंकि वहां पर उन्हें उन्हें जो मंदिर समिति थी उनके द्वारा उनका जो अंडा वहां पर एक ठेला लगा रखे थे उन्हें हटा दिया गया। मंदिर से कुछ दूर है, गंगा नदी है वहां पर, हर की पौड़ी है, उससे थोड़ी सी दूर आगे पर एक भैया अंडे का ठेला लगा था, उसे हटवा दिया गया, वो कोर्ट में चला गया, क्योंकि उसने कहा कि जी, उसके वकील ने कहा अनुच्छेद 19 में मुझे व्यापार करने का अधिकार है, 19 जी में व्यापार करने का अधिकार है, मुझे आजीविका चलाने का अधिकार है, मुझे पेट पालने का अधिकार है, मेरे बच्चे इसी से चलते हैं, ठेले से, मेरे बच्चे का मेरे परिवार का पूरा पालन पोषण इस ठेले से चलता है, अब इसे हटा लूंगा मैं कहाँ जाऊंगा? तो कोर्ट ने कहा कि आपका मूल अधिकार है, मान लिया।
आपको ठेला लगाना आपका मूल अधिकार है, आपको व्यापार करना आपका मूल अधिकार है, मान लिया। लेकिन आप मंदिर के पास क्यों लगा रहे हैं? आप कहीं और जगह पर लगाएं, आप कहीं और जगह पर लगाएं। तो उसको हटा दिया गया, उन्हें बता दिया कि आप कहीं और इसको लगा लीजिए, कहीं और उसको लगा लीजिए। बात आती है दो सिद्धि से संरक्षण, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट या प्रोटेक्शन, आप कहेंगे सर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन ऑफ फॉर ऑफेंसेस। अनुच्छेद 20 कहता है दो सिद्धि से संरक्षण, जब तक दो सिद्ध ना हो जाए किसी को अपराधी नहीं माना जाएगा, ऐसी व्यवस्था अनुच्छेद 20 में है। जब तक दोष सिद्ध ना हो जाए किसी को दोषी नहीं माना जाएगा, ये व्यवस्थाएं किसमें है? अनुच्छेद 20 में। अनुच्छेद 20 में जो है खंड 3 है, एक खंड क्या कहता है? 20 खंड 1 कहता है कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। इसमें लिखा है कि जो काम कल तक अपराध नहीं था और आज कानून बनाकर कल उसे अपराध बना दिया जाए, तो वो जो पहले किया गया काम था वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। जैसे मान लो कि भैया कल किसी को चांटा मारना अपराध नहीं था, आज चांटा मारना अपराध। ऐसे समझो कि अभी 2024 में सोने के अधिकार को मूल अधिकार बना दिया, नींद का अधिकार जो है, राइट टू स्लीप, फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 में, कि पहले सोते हुए को जगाना अपराध नहीं माना जाता था, लेकिन आज की डेट में वो मूल अधिकार है कि आप किसी सोते हुए को जगाते हो तो उसके अनुच्छेद 21 का उल्लंघन कर रहे हो। ठीक है, तो पहले सोते हुए को जगाना अपराध नहीं था, लेकिन अब कानून बन गया, अब उसे क्या बना दिया है? अपराध। अब ये कहे कि भाई तुमने मुझे 2023 में जगाया था, मैं तुम्हारे ऊपर केस कर रहा हूं, तो अनुच्छेद 20 खंड 1 कहेगा नहीं, आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो उस समय अपराध नहीं था, वो तो अब बनाया है अपराध। तो जो भैया काम पहले किए गए थे और पहले वो अपराध की श्रेणी में नहीं आते थे, लेकिन आज कानून बनाकर उन्हें अपराध बना दिया जाए, तो पहले किए गए कार्यों को अपराध नहीं माना जाएगा। खत्म। 20 खंड 2 में लिखा है दोहरे दंड से संरक्षण, कंजर्वेशन, आप कहेंगे कंजर्वेशन फ्रॉम डुअल पनिशमेंट। इसमें लिखा है कि किसी ऐसे काम के लिए 2 बार सजा नहीं मिलेगी जिसके लिए एक ही की व्यवस्था, यानी कि एक अपराध के लिए एक सजा मिलेगी, एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं मिलेगी। ठीक है, हमने पढ़ा कि सर कंजर्वेशन फॉर डुअल पनिशमेंट, कि भैया दोहरे दंड से संरक्षण, कंजर्वेशन फॉर डुअल पनिशमेंट यानी कि दोहरे दंड से संरक्षण क्या होगा? दोहरे दंड से संरक्षण। यहां पर हमने बात कर ली, तो आप ये बातें पढ़ लीजिए। अनुच्छेद 20 खंड 3 के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें आप मुझे बता दीजिए। हमने पढ़ लिया कि स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, कि आपने अपराध किया कबूल करो, पुलिस जबरदस्ती आपसे कबूल नहीं करवाएगी, कबूल करो कि आपने अपराध किया है। अगर आपको पुलिस मारती है, पीटती है, तो आप कह दो हाँ जी मैंने किया है। थाने में आपको पीटा जा रहा है, ठीक है, और आप वहां जाके कह दो कोर्ट में कि साहब इन पुलिस वालों ने मुझे बहुत मारा है, बहुत मारा है। ठीक है, आप भी सुनो, आप भी पुलिस वाले बनोगे। अगर आप किसी को मार पीट रहे हो ना, और वो कोर्ट में जाकर कह दे कि इन्होंने पुलिस वालों ने मार पीट के मेरा बयान लिया है, तो आप सस्पेंड हो जाओगे, आप निलंबित हो जाओगे, क्योंकि कोर्ट में पुलिस का बयान एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। ठीक है, कोर्ट में पुलिस का बयान एक्सेप्टेबल है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि 20 खंड 3 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। मैंने मर्डर किया, पुलिस जबरदस्ती मुझसे कबूल ही नहीं करवा सकती, कबूल कर, मुझे अधिकार है 20 खंड 3 में। ठीक है, हाँ पुलिस एविडेंस दे सकती है, प्रूफ कर सकती है कि मैं दोषी हूं। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। तो इसको आप लोग लिखिएगा, हालांकि मैं पूरी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, इसमें आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। कल इसका नेक्स्ट पार्ट चलेगा। बताइए अगर पीडीएफ से ना पढ़ा रहा होता तो ये क्लास कम से कम 6 दिन चलती, अब ये 3 दिन में ख़त्म हो जाएगी, है ना। अगर कल मैंने पीडीएफ से पढ़ाया होता तो ये 2 दिन में ख़त्म हो जाती। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, यहाँ तक आप लोग इसको पढ़ लेना। ठीक है, तो फिर मिलेंगे आप लोगों से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।